और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूँगी जगदीश गुलाटी जी को, चेयरमैन है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के। सर मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आएँ और जगदीश जी को बुके भेंट करें। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए। रमेश सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मंच पर आएँ। बुके प्लीज़ तालियों के साथ प्लीज़ स्वागत कीजिए। आप लोगों की तालियां बहुत ज़रूरी हैं आज के कार्यक्रम के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश सर मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर ही रहें। और अब मैं चाहूँगी कि हिमांशु शेखर उपाध्याय जी प्लीज़ आप भी मंच पर आएँ और CPRO हैं NCR के। सर मैं चाहूँगी कि आप भी स्टेज पर आएँ। हिमांशु जी तो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के CPRO हैं और मेट्रो प्रोजेक्ट्स और रेलवे में किस तरीके से कार्य हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं कि लगातार रेलवे में भी सुधार हम देख रहे हैं, कैसे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और स्मार्ट सिटी के तौर पर लगातार प्रयागराज आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। रमेश सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम चाहेंगे कि अपने नेक्स्ट पैनल की हम शुरुआत करें। मैं मंच पर अब इन्वाइट करना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट पैनल को डॉक्टर AM अग्रवाल जी, वाइस चांसलर हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के। सर मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मंच पर आएँ। शिवाड़ प्रयागराज से मैं रिक्वेस्ट करूँगी डॉक्टर विश्व स्वरूप मेहरा जी को, ये डीन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। सर प्लीज़ आप भी स्टेज पर आएँ। संतोष चौधरी जी एडिटर हैं घटना चक्र मैगजीन के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इनकी मैगजीन है। तो मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे सहयोगी जयप्रकाश को मैं चाहूँगी कि वो स्टेज पर आएँ और हम नेक्स्ट पैनल शुरू करते हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं प्रयागराज से और देखिए प्रयागराज में आप देखिए हमारे साथ बहुत सारे सेक्टर्स से तमाम लोग जुड़ेंगे जिनका समाज में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वो आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से उनका समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वो रोजगार भी लोगों को मुहैया कराते हैं और साथ ही साथ निवेश के लिए, क्योंकि देखिए धर्म नगरी है प्रयागराज और इस धर्म नगरी में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ काम हो चुका है, इन तमाम सेक्टर्स पर बात करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ अब 3 खास मेहमान। एक बार मैं अपने मेहमानों का फिर से परिचय करा दूं। डॉक्टर विश्व स्वरूप मेहरा जी हैं, डीन है एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के, बहुत बहुत स्वागत सर। डॉक्टर AM अग्रवाल है, वाइस चांसलर है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के, और डॉक्टर संतोष चौधरी जी हैं, घटना चक्र मैगजीन के MD है। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विश्व स्वरूप मेहरा जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करा दें क्योंकि आप डीन है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से। सर अगर हम कृषि के क्षेत्र के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करूं, तो प्रयागराज को आप कहां देखते हैं? देखिए कृषि में हमारा प्रयागराज काफ़ी आगे है क्योंकि यहाँ पे कई तरह के जो विशेष एग्रीकल्चरल काम जो है आज चल रहा है। देखा जाए तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है 1910 में इनकी स्थापना किया गया था और तब से लेके अभी तक एग्रीकल्चर के सेक्टर में बढ़िया से काम कर रहा है और कई चीज़ें जो हमारे यूनिवर्सिटी है इसने डेवलप किया है। और सबसे बड़ा चीज़ मैं कहूँगा कि सबसे पुराना यूनिवर्सिटी के होते हुए हमारे जो यूनिवर्सिटी है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। इन्होंने करीब हमारे यूनिवर्सिटी से करीब 10 वाइस चांसलर पूरे देश में दिया गया है। इसके सिवा हमारे यूनिवर्सिटी में आज के डेट में बहुत जगह पे करीब हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, ये सारे हमारे यूनिवर्सिटीज़ के हैं क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी जो कि बहुत पुराना है उस समय से हम लोग BSc एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर के जो डिग्री हैं प्रदान कर रहे हैं। और आज के डेट में हम लोग जो है कि MSc और PhD भी इसी क्षेत्र में हम लोग दे रहे हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। और हमारे ये यूनिवर्सिटी में पूरे देश से और विदेश से छात्र छात्राएं आते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि केरला से
चाहे कश्मीर से हो, चाहे असम से हो, चाहे मणिपुर से हो, चाहे राजस्थान से हो, सारे देश से हमारे पास छात्र और छात्राएं आते हैं। और हमारा जो यूनिवर्सिटी है ये विदेश की 35 यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, एमओयू है, और इसके तहत वहाँ से हमारे पास छात्र भी आते हैं तथा साइंटिस्ट भी आते हैं, जर्मनी से और नीदरलैंड से और यूके से, यूएसए से, ये सारे कंट्रीज से हमारा टाई अप है। और इनके जहाँ बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है उनसे हमारा टाई अप है, और उसके साथ हम लोग अभी रिसर्च भी कर रहे हैं। और हमारी यूनिवर्सिटी में आज के डेट में करीबन 45 एक्सटर्नल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे जो साइंटिस्ट है और विशेषकर हमारे जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। कई RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिला हुआ है। मैं भी करीब 11-12 प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट को मैंने भी चलाया हुआ है। यानी कि खेती के क्षेत्र में और नई नई रिसर्च लेकर आप लोग आ रहे हम लोग हैं। आ ठीक है, रहे मैं वापस आऊंगी आपके पास। डॉक्टर AM अग्रवाल जी, अब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि आजकल भीड़भाड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों के लिए ये डिसाइड करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा बेहतर है ये काफी मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और बच्चों पर कई बार होता है प्रेशर कि नहीं तुम्हें ये वाली यूनिवर्सिटी नहीं, ये वाली यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी है। तो आपकी यूनिवर्सिटी इस भीड़ में कैसे अलग है? नमस्कार। आपने जो प्रश्न किया कि यूनाइटेड यूनिवर्सिटी कैसे इस ग्रुप में अलग है, तो मैं 2 मिनट लूँगा अपने ग्रुप के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में आपको बताने का। हमारे ग्रुप ने करीब 30 साल पहले एजुकेशन सेक्टर में अपना एक्टिविटीज़ शुरू किया, और सभी इलाहाबाद के हैं। आप जानते हैं कि नैनी में हम लोगों के 6 इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी फंक्शनल हैं, जो कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है। कुछ चीज़ें जो हम कॉलेज के तौर पर नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोर्स स्ट्रक्चर को बदलना या नए नए कोर्सेज लॉन्च करना, तो हमारे ग्रुप ने रावतपुर झलवा में नई यूनिवर्सिटी शुरू की 2021 से, जिसमें कि एक मेडिकल कॉलेज है, और हम लॉ, एग्रीकल्चर, मास कम्युनिकेशन, BBA, MBA, BCom जैसे नए नए इनोवेटिव कोर्सेज चला रहे हैं। और हमारे जितने भी कोर्स हैं उनका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो वो बाकी विश्वविद्यालयों से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो अभी CBCS और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो रिकमेंडेशंस दिए हैं, हम सब कुछ शुरू से ही इम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। और हमारे कोर्सेज का एक बहुत बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो है इंटर्नशिप। हमारे हर कोर्स में बच्चों को हम इंटर्नशिप के लिए हर समर वेकेशन में इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट प्लेसेस पर भेजते हैं। चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी नई है, इसलिए हमारा जो कोर्स बना उसमें हमने ये शुरू से ख्याल रखा कि बच्चे इसको दूसरे से भिन्न पाएँ। और हमने जो भी चीज़ें आज से 5 साल आगे या 10 साल आगे ज़रूरत पड़ेंगी उसको रखा। हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, सब चीज़ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिससे कि बच्चों को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपने इलेक्टिव पेपर्स चूज़ करें। वो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर में न पढ़ें, बल्कि वो अपने चॉइस लें। ओपन इलेक्टिव्स हैं, कोर्स बेस्ड इलेक्टिव्स हैं। सिमिलरली हमने बच्चों को ये भी प्रोविज़न दिया है कि अगर किसी कारण से उनको बीच में अगर एजुकेशन ड्रॉप करना पड़ रहा है तो उनका जो एकेडमिक क्रेडिट उन्होंने अर्न किया है वो हम उनका रखेंगे, और वो साल भर बाद, 2 साल भर बाद जब भी चाहे। साहब, आप लोगों की कोशिश होती है कि जो युवा पढ़ाई कर रहा है उसके पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के भी रास्ते जरूर। एक्चुअली देखिए, हमारे समाज में जो है बच्चों का एक बहुत बड़ा ये एम रहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले। और मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारा फर्स्ट बैच MBA का पास होने जा रहा है जून में, और मेरे पास 32 बच्चे थे, जिसमें से 23 को ऑलरेडी नौकरी मिल चुकी है और मिनिमम पैकेज 6 लाख का मिला है। चलिए, शानदार काम करें सर। मैं लौटूंगा, डॉक्टर संतोष चौधरी जी को भी जोड़ लेता हूं, घटना चक्र मैगजीन के MD है। सर, मैगजीन के क्षेत्र में आप उतरे, क्या सोचकर, क्या मकसद लेकर उतरे? मकसद यही था कि
जो स्टूडेंट इलाहाबाद या इर्द गिर्द डिस्ट्रिक्ट के हैं, फिलहाल प्रारंभिक तो मकसद यही था कि उनके लिए एक क्रेडिबल जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं, और जो उस समय जब हमने शुरुआत की थी तब नहीं उपलब्ध थी। तो यही उद्देश्य था मुख्य कि हम लोग उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं और अफोर्डेबल रेट में उसको मुहैया कराएं। प्रारंभिक समय में हमें याद है कि हम लोगों ने 3 रुपए की वो पत्रिका निकाली थी, वो आज तक अभी चल रही है। तो आपको लग रहा है कि आप उस मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं? जरूर कामयाब हो पा रहे हैं। लाखों लाख जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं हम लोगों से, अब तो चीज़ें बहुत ऑनलाइन हो गई। अब जहां पहले 3 रुपए में मैगजीन हम लोग देने का सपना देखते थे, अब आज फ्री में देने की स्थिति में भी हैं। PDF हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, हमारे ऐप पे कोई जाके डाउनलोड कर सकता है, फ्री में पढ़ सकता है सारी जानकारियाँ। और हाँ, ऑफलाइन की अपनी मजबूरियां हैं, वो उनको परचेस करनी पड़ती हैं। जरूर हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। मेहरा जी, एक अगर हम बात करें, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर्स पर तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आप भी एग्रीकल्चर के उससे जुड़े हुए हैं, अगर हम देखें आप लोग क्या चाहते हैं कि चीज़ें अभी ठीक हैं सरकार के स्तर पर, या आप लोगों की कुछ डिमांड है कि देखिए सरकार को हमारे इन बिंदुओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे हमारे सेक्टर से जो पढ़ाई का है या एग्रीकल्चर जिस तरह आप इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं इनका तेज़ी के साथ विकास हो सके? हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हम लोग का काम है रिसर्च और टीचिंग का। तो टीचिंग हम लोग अपने स्तर पे बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, और साथ में हम लोग चाहते हैं कि रिसर्च भी बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि देखिए जब तक रिसर्च अच्छे तरीके से नहीं होगा तो उसका लाभ स्टूडेंट को नहीं मिलेगा, साथ साथ हमको किसान जो है हमारे किसान भाई उनको भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह से गवर्नमेंट को हम लोग को सपोर्ट करे कि हम लोग रिसर्च के क्षेत्र में और आगे बढ़े, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स की जो दिक्कतें हैं वो मेन है कि इनको थोड़ा सा जॉब की, जैसे एग्रीकल्चर है ज़्यादातर सरकारी नौकरी के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, BSc एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो इसकी बहुत ज़्यादा लालच है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरकारी जो नौकरियां हैं अभी बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं जिसमें भर्तियां नहीं हो रही है। तो सरकार चाहे तो ये जो भर्तियां होती हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकाले और हमारे छात्रों को ले। और साथ ही साथ जो हमने एक चीज़ और ज़्यादा पाया है, क्योंकि हम लोग जो स्टूडेंट्स को जो 7th और 8th सेमेस्टर में हम लोग विलेज स्टे प्रोग्राम कराते हैं गांव में। तो गांव में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि गांव में जो हमारे जो रिसर्च हो रहा है, जो हम लोग जो डेवलप किए नई नई तकनीकी विकास किए हैं, विशेषकर जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सेक्टर में हम लोग ने कई तरह के तकनीक विकसित किया है, अलग अलग तरह के हार्वेस्टर बनाए किए हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा फील्ड में कि किसान क्यों नहीं ले पा रहा कि हमारा ये यंत्र है और ये मशीन है, ये 60,000 रुपया 70,000 रुपया दाम है, तो हमारे किसानों के पास उतनी पैसा उपलब्ध नहीं है कि इतनी महंगी इम्प्लीमेंट या इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट खरीद ले। तो क्या करे कि सरकार अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दे और सब्सिडीज जो है किसानों को बढ़ाया जाए तो इसमें किसानों को फायदा होगा। जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग पेटेंट बना रहे हैं इतनी सारी, तो उसकी बिक्री भी होगी। बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं खेती किसानी के लिए भी सरकार को और काम करने की जरूरत है। ठीक है अग्रवाल जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि आप लोग भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में कई बार ऐसा हम देखते हैं कि डिग्रियों को लेकर भी प्रॉब्लम्स होती हैं छात्रों को, और दूसरा ये कि एडमिशन तो लोग ले लेते हैं लेकिन ये टेंशन रहती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। 100% गारंटी पहले बोल देते हैं लोगों को कि हाँ ठीक है आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कीजिए, आपको हम श्योरिटी दे रहे हैं कि आपका किसी न किसी कंपनी में ले लिया जाएगा। तो उसके आप लोग किस तरीके से प्रयास करते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि आपको हम 100% जॉब गारंटी दे रहे हैं। हमारा जो पूरा फोकस है वो है बच्चे का डेवलपमेंट करना। बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब वो क्लासरूम में आएगा। इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरू से ही मिनिमम 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया जो है फॉर अपीयरिंग इन एनी एग्जाम वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। कोशिश हमारी तो सभी बच्चों के साथ है कि आप 100% आएँ क्लास में, लेकिन कुछ सोशल रीज़न से, कुछ मेडिकल रीज़न से अगर बच्चे को कहीं मुश्किल होती है तो हमने 25% का एक कुशन दिया हुआ है। दूसरा जो मैंने कहा शुरू में
कि हमारा जो भी कोर्स स्ट्रक्चर है या जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो समय के हिसाब से हम बदलते रहते हैं, जिससे कि बच्चे को ये कभी महसूस ना हो कि जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाए या वो वहाँ पर अपना कभी तैयारी करे तो उसको ये लगे कि हमको तो ये पढ़ाया नहीं गया। तीसरा जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी ने एक प्रोफिशिएंसी क्लासेस हम चलाते हैं, जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए डे 1 से बच्चों को 4 घंटा पर वीक इन्वॉल्व करते हैं। आप जानती हैं हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे जो आते हैं वो हिंदी मीडियम स्कूल से आते हैं, उनके पास नॉलेज भी है, एनर्जी भी है, सीखने की इच्छा भी है। हम उनको ये माहौल प्रदान करते हैं और उनको जो एक फियर रहता है इंग्लिश में बोलने का, उससे उनको बाहर निकालते हैं। और हम लोगों ने ये देखा है कि बच्चे जब तक 2 साल या 3 साल में जब वो आगे बढ़ते हैं तो वही बच्चा जो शुरू के दिन में बैक बेंच में किसी तरह सिर छुपा के बैठा था, वो आगे आके अब वो पार्टिसिपेट कर रहा है, एंकरिंग कर रहा है, लोगों के साथ मिलजुल रहा है। तो ये पूरा माहौल जो है वो यूनिवर्सिटी को देना पड़ता है, एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट देना पड़ता है, जो कि हम लोग बहुत सक्सेसफुली दे रहे हैं। जो बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए हम हॉस्टल में उनको शाम को और क्या कहते हैं कि फ्री टाइम में उनको अलग से हम बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज देना जी हाँ, जरूरी है। एकदम। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास संतोष चौधरी जी। अब मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से इसी क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, फिर आपने मैगजीन के लिए भी अब लगातार आप काम कर रहे हैं, लेकिन पहले के प्रयागराज और आज के प्रयागराज में आप कितना फर्क देखते हैं और बच्चों के भविष्य को किस तरीके से आप आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? संतोष जी, मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आप एक मैगजीन चलाते हो, तो आप कैसे एनालाइज करेंगे कि इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं और धार्मिक नगरियों पर खासकर फोकस किया जा रहा है, मथुरा की बात हो, वाराणसी की बात हो, प्रयागराज की बात हो, तो हर जगह सरकार का फोकस है। आपको लग रहा है कि चीजें बदल भी रही हैं या सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं? देखिए, जो पहला सवाल है कि कैसे क्या किए जाने की ज़रूरत है, देखिए जहाँ तक इलाहाबाद का सवाल है, प्रयागराज का सवाल है, मैंने बहुत लंबे अरसे से इसको देखा है। और ज़्यादा पहले की हम बात करें तो 1922 में जब सिविल सर्विसेज को लंदन से बाहर कहीं परीक्षा स्थल बनाया जाना था कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा, तो इलाहाबाद चुना गया, दिल्ली नहीं। तो इलाहाबाद में सबसे पहला सेंटर बनाया गया और उस वक्त किसी भी सिविल सर्विसेज के लिए अधिकारी के लिए उस जिले की भाषा में परीक्षा पास करना अनिवार्य था जब अंग्रेज हुआ करते थे। आज हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से सिविल सर्विसेज में परेशानी हो रही है। गवर्नमेंट को इस विषय में सोचने की ज़रूरत है। जो सिलेक्शन की दर इलाहाबाद में एक समय बहुत उच्च हुआ करती थी, अब निश्चित रूप से कम हुई है। और ये क्राइटेरिया केवल यूपीएससी तक नहीं, राज्य लोक सेवा आयोगों में भी इसी तरह का पैटर्न एक देखने में आ रहा है कि अंग्रेजी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, होने भी चाहिए, लेकिन माहौल और प्रतियोगिता समान स्तर पर होनी चाहिए। इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि उनको कोई एज मिले या फिर टेक्निकल स्टूडेंट्स को एज मिले। इस तरह की चीज़ें देखने में आई हैं। तो प्रयागराज में बदला है, यहाँ साहित्य की नगरी रही है और तमाम सिलेक्शन होते रहे हैं, लेकिन अब सिलेक्शन कम हुए हैं। सरकार को ये देखने की ज़रूरत है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ अगर कोई भेदभाव हो रहा है तो उसको दूर करने का उपाय करना चाहिए। हिंदी मीडियम को थोड़ा बढ़ावा मिला, कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में आप देखें एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, कुछ यहाँ भी प्रयास है। तो ये प्रयास तो आपको नहीं लग रहा कि चल रहा है, तो उस दिशा में हो सकता है कि भविष्य में कदम बढ़े? नहीं, प्रयास जरूर चल रहे हैं, लेकिन मैं तो स्पेसिफिक बात कर रहा हूं जो सिविल सर्विसेज की बात हो रही है। आप अगर एक आंकड़ा देखें, कभी प्रयागराज अव्वल हुआ करता था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर हुआ करती थी सिलेक्शन के दौरान, लेकिन आज उसका स्थान कहीं नहीं है। अब तो वो सूची भी बनाना बंद कर दिया गया कि किस यूनिवर्सिटी से कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। 2015 तक ये तरह की सूची बनाई गई थी। लेकिन आज ये इसके पीछे क्या वजह है कि पहले एक टाइम पर हम देखते थे कि प्रयागराज ही कोचिंग करने के लिए लोग आया करते थे, ज्यादा एक सेंटर हब माना जाता था, लेकिन आज दिल्ली जाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं, दूसरे और शहरों का रुख कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह लग रही है? बिल्कुल, इसके पीछे ये है कि ये जो एजुकेशन का सिस्टम है वो कैपिटलिस्टिक हो गया है। तो कैपिटल कहाँ आएगी? कैपिटल दिल्ली में आएगी। कैपिटल
रखने वाले लोग कहाँ हैं? वो दिल्ली में हैं। और वही लोग अब प्रयागराज भी आ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो कहाँ हैं? वो यहाँ हैं। तमाम लोग ऐसे दिल्ली से आ रहे हैं, तमाम शाखाएं खुल रही हैं, बढ़ रहा है। लेकिन ये है कि यहाँ का जो पैटर्न है वो शिक्षा का बदला है। अब लोग बातें करने लगे हैं कि अफोर्डेबल एजुकेशन, लेकिन इससे भी एक कदम आगे जा करके कुछ लोगों के लिए फ्री एजुकेशन की भी बात किया जाना चाहिए। और हमारे साथ बैठे हुए हैं यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब और ये बैठे हैं स्वर्ट्स यूनिवर्सिटी के। हम तो चाहेंगे कि इस तरह का एक सिस्टम होना चाहिए कि सभी लोग मिल करके एक ऐसी कोई प्रयास किया जाए जिससे तमाम स्टूडेंट्स को एक फ्री एजुकेशन की चलिए, तरफ हम हम लोग लेकर चर्चा जाएं। के अब देखिए आखिरी पड़ाव पर है। मेहरा जी, आपके कोई सुझाव जिससे प्रयागराज और डेवलप हो सके, या आपके सेक्टर्स के कोई समस्याएं जो आप हमारे मंच से साझा करना चाहें सर? देखिए, प्रयागराज में जैसे कि हम लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो आसपास के जनपद हैं वहाँ इतना दिनों से हम लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मर्स की जो एडेप्टेबिलिटी है, जो वो रिसर्च और जो नई तकनीक है उसकी जो उसको ग्रहण कम कर रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है। हम लोग बताते हैं कि बड़ी उच्च प्रजाति के बीज आप लीजिए, तो कहते हैं कि साहब बीज तो मिल ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि साहब ये वाले बीज ले लीजिए, लेकिन वो वैरायटी हमको मार्केट में मिल नहीं रहा। तो जब आपको बीज नहीं मिलेगा, जब आपको उस तरह के खाद नहीं मिलेंगे, तो आप कैसे अच्छी प्रोडक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे तो समस्या में होते हैं। हमारा जो सरकार से ये गुजारिश है कि अच्छी प्रजातियों की बीज किसानों को उपलब्ध करवाया जाए, अच्छी प्रजाति के जो है और खाद उपलब्ध कराया जाए, और समय समय पे जिस तरह की बीजें ज़रूरत हैं, खाद ज़रूरत हैं, और जो इनको जो सब्सिडीज ज़रूरतें हैं, थोड़ा माइक नजदीक रख लीजिए। ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रॉपर अच्छी तरीके से उपलब्ध कराया जाए। ये सरकार का काम है। हम लोग का काम है कि रिसर्च करना और किसानों को जानकारी पहुंचाना, लेकिन उपलब्धता, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी करीब 5000 क्विंटल जो है बीज गेहूं का उत्पाद कर रही है, 4000 क्विंटल बीज जो है धान का उत्पाद कर रही है, लेकिन 4000 5000 क्या है? यूपी के लिए एक जीरा बराबर है, एक छोटा सा पार्ट है। तो इस तरह से हम लोग को भी और प्रोत्साहित करना है, और यूनिवर्सिटीज को और रिसर्च स्टेशन को फंडिंग करना चाहिए, यानी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल। अग्रवाल साहब, आपसे भी कोई सुझाव आप जो हमारे मन से शेयर देखिए, करें? एजुकेशन सेक्टर जो है वो आप जानते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। मेरा बस एक ही सुझाव है कि हम एक्सपेरिमेंट्स कम करें एजुकेशन सेक्टर में। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिसीजंस आती हैं रेगुलेटरी बॉडीज से कि आप ऐसे चलाइए, ऐसे चलाइए, और वो इतने लेट डिसीजंस आते हैं कि तब तक शायद वो सेशन पार हो चुका होता है। तो मेरा सरकार से बस एक ही निवेदन है कि आपको जो भी डिसीजन लेना है आप लॉन्ग टर्म में लीजिए, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ उनसे सलाह मशवरा करके, और उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो प्रॉब्लम महाराष्ट्र में है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो उत्तर प्रदेश में है वो बंगाल में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने प्रदेश, कम से कम उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा प्रदेश है कि 4 जगह में अलग अलग बटा हुआ है। तो अगर सरकार इस चीज पर ध्यान देगी तो मुझे पूरा उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर जो इतने बड़े वे में एजुकेशन में है, ये बहुत करामात दिखाएगा। थैंक यू। चौधरी साहब, एक छोट संक्षेप में जवाब चाहूंगा आपसे। संगम नगरी हालांकि तेजी के साथ यहाँ डेवलप हो रहा है, बहुत चीजें बदली हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मन से कि देखिए प्रयागराज को और आगे बढ़ाना है तो इस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है? प्रयागराज को आगे बढ़ाना है तो कि जो विकास हम लोग सड़कों पे देख रहे हैं, विकास हुआ है नो डाउट, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक महत्व है, जो धार्मिक महत्व है, इसको और ज़्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है और यथारूप बनाने की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए जोशीमठ के मामले में क्या हो रहा है, केवल विकास नहीं चाहिए, जो उसका मूल स्वरूप है, किसी भी शहर का अपना मूल स्वरूप, अपना एक अस्तित्व होता है जिस पर लोग गौरव करते हैं,
उसको ज़्यादा प्रचारित करने की ज़रूरत है और उसको अक्षुण्ण रखने की भी ज़रूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, मेहरा जी आपका भी, चौधरी साहब आपका भी। ये देखिए प्रयागराज के रत्न है और इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, इनके सेक्टर्स की क्या क्या दिक्कत है, तमाम पहलुओं पर बात की और इस तरह की चर्चा हमारी आगे चलती रहेगी।